सर वॉइस नहीं आ रही है। Okay, 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 okay. Okay. Now is it okay? Are you getting यस my सर, आ voice? रही है। यस सर। यस सर। Mute था मेरा. Okay. Okay, so let me do it again. Let me revise what we have done in the previous class and then we will proceed. So हमने मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम किया था लास्ट क्लास में. सबसे पहले हमने डिफाइन किया मोनोटोन सीक्वेंस डिफाइन किया. मोनोटोन सीक्वेंस डिफाइन करने के बाद मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम किया हमने. मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम ये कहती है कि बाउंडेड मोनोटोन सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट होता है. देन वी हैव डिफाइंड पीक टर्म ऑफ ए सीक्वेंस. देन वी हैव डिफाइंड सब सीक्वेंसेस एंड देन देयर इज अ थ्योरम मोनोटोन सबसीक्वेंस थ्योरम. ये कहती है कि अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस है रियल नंबर का तो उसका एक सब सीक्वेंस ऐसा मिलेगा जो मोनोटोन होगा. Okay, so every sequence of real number has a monotone subsequence. So now today is 13/1/2021 22 and we are going to do some more stuff to show that the set of real number, the field of real number is a complete metric space. Okay, so let us do some work. There is a theorem called the Bolzano-Weierstrass theorem. Let me state it. The Bolzano-Weierstrass theorem. It says that a bounded sequence of real number has a convergent subsequence. Proof. Its proof is very easy. Can you tell me what will be the proof of this? यस सर। सर मोनोटोन सबसीक्वेंस थ्योरम यूज करते हैं। Yes. So कैसे करेंगे? Suppose करिए let xn be a bounded sequence. Okay. So what we have to show is that a bounded sequence of real number has a convergent subsequence. तो मोनोटोन सबसीक्वेंस थ्योरम ये कहती है बाय मोनोटोन सबसीक्वेंस थ्योरम बाय मोनोटोन subsequence theorem suppose x and k is a monotone subsequence of xn. This is monotone subsequence of xn. मान सकते हैं मोनोटोन सबसीक्वेंस थ्योरम क्या कह रही है कि हर सीक्वेंस का एक मोनोटोन सबसीक्वेंस होगा. तो हमने मान लिया कि xn का एक मोनोटोन सबसीक्वेंस xn की. लेकिन ध्यान दो xn बाउंडेड है तो उसका सबसीक्वेंस क्या हुआ? बाउंडेड हुआ. यस सर। So since xnk is bounded, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं xnk is bounded, so by
मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम, मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम क्या है? कोई भी मोनोटोन सीक्वेंस अगर बाउंडेड है तो वो कन्वर्ज करेगा। मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम थ्योरम एक्स एन के is convergent. This is convergent. क्लियर है? और Yes, हमको sir. क्या दिखाना था? हैज ए कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस, और यही दिखाना था हमको। मिल गया एक कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस मिल गया। So this proves the Bolzano-Weierstrass theorem. This proves the Bolzano-Weierstrass theorem. This theorem is proved. समझ में आया? चलिए अब एक और छोटा सा रिजल्ट करते हैं। प्रीपोजिशन ये जो प्रीपोजिशन हम स्टेट कर रहे हैं वो रियल नंबर पे ही नहीं, किसी भी मैट्रिक स्पेस में भी ट्रू है। तो हम इन जनरल मैट्रिक स्पेस में इसको स्टेट कर रहे हैं। सपोज xn is a sequence in a metric space xd is a metric space और उसमें एक सीक्वेंस है xn। और कैसा सीक्वेंस है? कोसी सीक्वेंस है। सपोज xn is a कोसी सीक्वेंस, कोसी सीक्वेंस and this Cauchy sequence has a subsequence, and suppose x and k is a subsequence of xn such that xn k is converging to some point x in x, then this xn will also converge to x. स्टेटमेंट समझ में आ रहा है? अगर हमारे पास कोई कोसी सीक्वेंस है और उसका कोई सब सीक्वेंस हमको कन्वर्जेंट मिल गया तो सीक्वेंस भी कन्वर्ज कर जाएगा। पूरा कोसी सीक्वेंस उसी पॉइंट पे कन्वर्ज कर जाएगा। ठीक है, चलिए इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ में जस्ट हमको डिफिनीशन यूज करनी है और चीजों को प्रॉपरली लिखने से ही प्रूफ हो जाएगा अपने आप। सो गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एक एप्सिलॉन हमने ले लिया ग्रेटर देन 0। कोसी सीक्वेंस की डिफिनीशन यूज करते हैं। देयर एक्सिस्ट n in n such that for all nm greater than equal to n, distance between xn and xm is less than epsilon. Do you agree at this point or not? क्योंकि xn कोसी सीक्वेंस दिया है, उसकी डिफिनीशन से हम ऐसा लिख सकते हैं। Is it okay? Yes, sir. ठीक, अब हमको क्या देखना है? हमको देखना है, हमको दिया हुआ है कि ये सब सीक्वेंस जो है वो x पे कन्वर्ज कर रहा है। तो इस डिफिनीशन को यूज करते हैं। सिंस
xn k is converging to x, so for above एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन हमने वही रखा और हमारे पास रिजल्ट क्या है, एक नंबर मिलेगा जिससे ऊपर जाने पर डिस्टेंस बिटवीन एक्स एन के एंड एक्स जो है वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगी, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, फॉर अबव एप्सिलॉन चूज n1, उस नंबर को हम ऐसा लेते हैं कि वो n से बड़ा है, क्योंकि एक रेंज के बाद वो नंबर जितना भी बड़ा ले सकते हैं, तो हमने n1 चूज किया जो n से बड़ा हो। चूज n1 greater than equal to n which belongs to the set n1, n2 and so on, such that the distance between xn1 and x is less than epsilon। ये लाइन क्लियर है या नहीं है? यस सर क्लियर। बाकी लोग यस सर। ये लाइन Yes, क्लियर sir. है? सबको क्लियर है ये लाइन? क्लियर है। अतुल पांडे, हैव यू रेज्ड योर हैंड? आपने हाथ उठाया हुआ है, कुछ पूछना है? अतुल, do you want to ask anything? No, sir. No sir, clear। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब एक चीज देखिए कि ये जो n1 है वो n से बड़ा है, ठीक है ना। तो यहां पर अगर हम, अच्छा चलिए हम लिखते हैं इसको। नाउ for n greater than equal to n, if we calculate the distance between xn and x, then by triangular inequality we can write it as the distance between xn and xn। इस n को ले लेते हैं, n1 ले लेते हैं, ठीक है, xn1 plus distance between xn1 and x, we can write it like this। Now see, this n is greater than equal to capital N and this n1 is also greater than equal to capital N। so जो ऊपर वाली definition है उसके हिसाब से xn और xn1 का जो डिफरेंस डिस्टेंस है वो एप्सिलॉन से छोटी आएगी। so this number is less than epsilon and see this number n1 and x is also less than epsilon। तो इसका सम हो गया 2 एप्सिलॉन। अगर इसको आप एप्सिलॉन रखना चाहते हैं तो ऊपर सब जगह एप्सिलॉन बाई 2 ले लीजिए, ठीक है। तो ये हम अपने हाथ से सेट कर सकते हैं। तो दिस इज एप्सिलॉन बाई 2, एप्सिलॉन बाई 2, दिस इज एप्सिलॉन। So this implies, and this is true for all n greater than equal to n. Actually, it is already written, so there is no need to write it again. Okay. So what does it mean? Hence, this sequence xn is converging to x. Proved. Is it clear? If you have a Cauchy sequence, if you have its subsequence which is converging to a point, then the whole Cauchy sequence will converge to that point.
I am not getting your response. Is it okay? यस सर Yes, sir. सर एक Yes, बार sir. पूछना था सर हाँ बोलो। सर सर अच्छा, अगर सब सीक्वेंस अलग अलग पॉइंट पे कन्वर्ज करे तब देखो कोसी सीक्वेंस के केस में ऐसा नहीं होगा। जहां पे एक सब सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा वहीं पे पूरा सीक्वेंस कन्वर्ज कर जाएगा, और जब पूरा सीक्वेंस कहीं कन्वर्ज करता है तो सारे सब सीक्वेंस वहीं कन्वर्ज करते हैं। तो कोसी सीक्वेंस के केस में ऐसा नहीं होगा। बाकी सीक्वेंस के केस में ऐसा हो सकता है कि अलग अलग सब सीक्वेंस अलग अलग जगह कन्वर्ज करें। ठीक है, एनीबडी एल्स वांट टू आस्क एनीथिंग? कुछ और पूछना है किसी को? देखिए जहां पे नहीं समझ में आए वहां पे पूछिए। ठीक है, ये ऑनलाइन क्लास है, हम आपका फेस नहीं देख पा रहे हैं, हमें भी नहीं समझ में आ रहा है कि आपको समझ में आया या नहीं आया। सो द ओनली थिंग दैट वी कैन डू इज यू शुड आस्क। ठीक है ना, जहां नहीं समझ में आए आप हमें पूछिए, बार बार पूछिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। So please do not hesitate in asking. Please ask if you are not able to understand any step. चलिए एक और रिजल्ट है, इसको हम आपको एक्सरसाइज की तरह छोड़ दे रहे हैं। रिजल्ट ये है कि every Cauchy sequence is bounded. Bounded. ये भी इन जनरल किसी भी मैट्रिक स्पेस के लिए ट्रू है। कोई भी Cauchy सीक्वेंस लेंगे तो ये बाउंडेड होगा। प्रूफ करना चाहिए या आप लोग कर लेंगे इसको? Should I prove it or you will do it? करके देखेंगे सर हाँ, आप लोग ने इसका प्रूफ किया होगा लेकिन रियल नंबर सेट पे किया होगा। कोसी सीक्वेंस इज बाउंडेड। अब जहां पे आपने मॉड यूज किया था, मॉड x माइनस वाई, वहां पे आप डी एक्स वाई यूज करिए, बस सेम प्रूफ वर्क करेगा। सेम प्रूफ विल वर्क, जस्ट रिप्लेस द मॉड बाई डी, मॉड ऑफ x माइनस वाई बाई डी ऑफ एक्स वाई। छोड़ दें, आगे चलें? Yes, sir. Yes, sir. यस Sir. सर ठीक, चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग करिएगा। नो सर सर यस, सर वन क्वेश्चन था। बोल रहे अगर कोई सीक्वेंस है उसके दो सब सीक्वेंस हो और वो दोनों सब सीक्वेंस डिफरेंट नंबर पे कन्वर्ज करते हो तो क्या वो सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा या नहीं करेगा? नहीं, वो सीक्वेंस No. कन्वर्जेंट नहीं होगा। Okay, sir. अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है तो सारे सब सीक्वेंस वहीं कन्वर्ज करेंगे, एक ही जगह पे। अगर सब सर सीक्वेंस दो जगह कन्वर्ज कर रहे हैं इसका मतलब सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है। यस अतुल, डू यू सर वांट टू से? यस। सर जैसे बाउंडेड सीक्वेंस के पास तो मान लीजिए लिमिट पॉइंट हो सकता है, हाँ, तो क्या सर अनबाउंडेड सीक्वेंस के पास लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? जैसे मान लो कि हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? उसका सब सीक्वेंस हो सकता है कन्वर्जेंट। सर पीस वाइज में ले लेंगे सर, वन और एन। हम्म, सर पीस वाइज में ले लेंगे, एक वन इवन के लिए और एन ऑड के लिए, हम्म। उसके वो लिए तो हो सर जाएगा। बाउंडेड हो जाएगा। नहीं नहीं, एन वेरी कर रहा है। सर बाउंडेड जैसे वन लिखे, फिर वन लिखे, फिर वन लिखे, फिर टू लिखे, फिर वन लिखे, फिर थ्री लिखे, वन लिखे, फिर फोर एंड सो ऑन। तो एक सब सीक्वेंस आपका कांस्टेंट सब सीक्वेंस इसके अंदर है, उसका लिमिट वो कन्वर्ज कर रहा है वन पे। ठीक है, ओके सर। रिपीट करना। अच्छा रिपीट करने को बोल रहा हूँ, वन सेकेंड। नो, व्हाट, सी दिस सीक्वेंस 1 1
1 2 1 3 1 4 1 5 and so on. So these are the natural numbers, sequence of natural numbers set, and there is a constant 1 in between each of the two terms. So this sequence, subsequence of 1 will converge to 1 because it is a constant sequence, but the whole sequence is unbounded. यही कहना चाह रहे थे, ठीक है। चलिए अब हम अपने रिजल्ट पे आते हैं, और वो रिजल्ट है कोसी क्राइटेरिया फॉर कन्वर्जेंस, कोसी क्राइटेरियन फॉर कन्वर्जेंस। कोसी क्राइटेरियन फॉर कन्वर्जेंस क्या है, या कोसी कन्वर्जेंस क्राइटेरियन क्या है? A sequence of real number is convergent if and only if it is a Cauchy sequence. So let us state it. Cauchy convergence criterion. A sequence of real number is convergent if and only if it is a Cauchy sequence. प्रूफ, देखिए प्रूफ में भी दो पार्ट है। अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज कन्वर्जेंट implies it is a Cauchy sequence. I think it is not a hard exercise to show that every convergent sequence is Cauchy, or I hope you have done it. So I am again leaving this part as an exercise. Show that convergent sequence is Cauchy. ठीक है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है? Cauchy होता है। तो ये पार्ट हम छोड़ रहे हैं, अब हम किस पे आ रहे हैं? Cauchy सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा। सो सपोज xn is a Cauchy sequence in R. तो अभी एक एक्सरसाइज क्या है? Cauchy सीक्वेंस बाउंडेड होता है। सो देन दिस इज बाउंडेड, दिस इज बाउंडेड सीक्वेंस। अब बताइए, अब बताइए, अब क्या करें? इस सीक्वेंस का कोई मोनोटोन सब सीक्वेंस मिलेगा? मोनोटोन सब सीक्वेंस थ्योरम क्या कहती है? बाय मोनोटोन सब सीक्वेंस थ्योरम assume xnk is a subsequence of xn.
ऐसा सब सीक्वेंस मोनोटोन सब सीक्वेंस, दिस इज ए मोनोटोन सब सीक्वेंस, मोनोटोन। क्लियर है? ये कोई दिक्कत है यहाँ पे? लेकिन ये मोनोटोन सब सीक्वेंस कैसा है? मोनोटोन सब सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड है। क्यों? क्योंकि पूरा सीक्वेंस बाउंडेड है। सो बाय मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम, बाय मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम, xnk will converge to a point x in R। क्या क्लियर है? यस सर। या आप डायरेक्ट यहाँ पे बोल्जानो वायरस्ट्रास भी लगा सकते थे और कह सकते थे कि ये बाउंडेड सीक्वेंस है तो इसके पास एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मिलेगा। अगर हम ये दोनों थ्योरम ना यूज करते और डायरेक्ट यहाँ पे लगा देते बोल्जानो वायरस्ट्रास थ्योरम, then because xn is a bounded sequence so it will have a convergent subsequence, तो डायरेक्ट बोल सकते थे। so xnk is a convergent subsequence which is converging to x। बट अब देखो ये कोसी सीक्वेंस है और कोसी सीक्वेंस का एक सब सीक्वेंस किसी पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है। this implies xn will converge to x। कोई कोसी सीक्वेंस हमने लिया और वो कोसी सीक्वेंस क्या हो गया? कन्वर्ज कर गया। एंड दैट इज व्हाट वी वांट टू प्रूव। एंड दिस मींस R इज कंप्लीट। सर यस सर बाउंडेड लिए हैं मान रहे हैं क्योंकि कोसी है इसीलिए ना। हाँ, कोसी सीक्वेंस बाउंडेड होता है। This R is complete। ठीक है, आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा एवरी कोसी सीक्वेंस इज बाउंडेड एंड इट इज नॉट हार्ड टू प्रूव। और आई होप यू मस्ट हैव प्रूव्ड इट इन केस ऑफ रियल नंबर्स दैट कोसी सीक्वेंस इज बाउंडेड इन योर बीएससी कोर्सेज। तो मुझे लगता है आपने बीएससी कोर्स में इसको प्रूफ किया होगा जरूर कि कोसी सीक्वेंस जो है बाउंडेड होता है। सेम प्रूफ में मॉड की जगह पे आप डी कर दीजिएगा तो वो किसी भी मैट्रिक स्पेस में वर्क करेगा। बट हमको यहाँ पे एक्चुअल में रियल नंबर के लिए चाहिए, बट इन जनरल आप प्रूफ कर सकते हैं। और कन्वर्जेंट सीक्वेंस कोसी होता है, ये भी आसान है प्रूफ करना। यू मे डू इट। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो हमें बताइएगा, फिर हम करेंगे। ठीक है, सो दिस प्रूव्स R is complete। So R is an example of a complete metric space। Now we are moving towards to prove that Rn is complete। So what is our next aim? We are to show Rn is complete। So we are to show that every cosi sequence in Rn will converge। So before proving it, let us do something। In general अगर हमारे पास दो मैट्रिक स्पेस दिए हैं, जैसे हम R2 की बात करें तो R2 क्या है? R2 जो है R क्रॉस R है। R एक मैट्रिक स्पेस है और ये दूसरा R भी एक मैट्रिक स्पेस है। ठीक है, हालांकि Rn के ऊपर आपकी मैट्रिक डिफाइंड है। यूजुअल मैट्रिक हम डिफाइन कर सकते हैं, डिस्टेंस नापने का जो तरीका है वही है। लेकिन इन जनरल भी अगर हमारे पास दो मैट्रिक स्पेस दिए हों, M और N दो मैट्रिक स्पेस हों और उनकी कुछ मैट्रिक पता हो हमको, एक की D1 एक की D2 हो, तो हम प्रोडक्ट पे मैट्रिक डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए पहले एक चीज डिफाइन करते हैं कि प्रोडक्ट पे मैट्रिक कैसे डिफाइन करते हैं। डेफिनेशन, सपोज MD1
and ND2 are two metric spaces. So take R to be M cross N. Define a map D from R cross R to R as, so this R is the set of real number and this R is just the Cartesian product of M and N. और इस कैपिटल R के ऊपर हम लोग एक मैट्रिक डिफाइन कर रहे हैं. कैसे डिफाइन कर रहे हैं? D of AX comma BY, where AX belongs to, AX and BY both belongs to M cross N, that is belongs to R. This matrix is defined as under root D1 AB square plus D2 XY square. आप देखेंगे अगर D1 D2 की जगह दोनों जगह मॉड ले लेंगे, मॉड ऑफ x माइनस y ले लेंगे और m और n की जगह r ले लेंगे तो R2 की जो यूजुअल मैट्रिक है वो मिल जाएगी यहाँ से. ठीक है, तो इन जनरल हम लोग डिफाइन कर सकते हैं किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट पे दो मैट्रिक स्पेस दिया है m और n, तो उसके प्रोडक्ट पे हम लोग मैट्रिक डिफाइन कर सकते हैं. सो आई एम लिविंग इट एज एक्सरसाइज टू वेरीफाई दैट इट इज अ मैट्रिक. एक्सरसाइज शो दैट RD is a metric space. Metric space. तो प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक स्पेस इज आल्सो ए मैट्रिक स्पेस और इस तरह से उसमें मैट्रिक हम लोग डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, इसके बाद हम आपको कुछ और एक्सरसाइज दे रहे हैं, आप लोग इसको वेरीफाई करिएगा. A sequence x and yn, ये सीक्वेंस कहाँ लिया हमने? m क्रॉस n में सीक्वेंस लिया. m और n मैट्रिक स्पेस है. दिस सीक्वेंस इज कोसी if and only if and only if the sequence xn and yn, these are Cauchy respectively in m and n. ठीक है, यानी अगर हम एक कोसी सीक्वेंस xn ले रहे हैं m में और दूसरा कोसी सीक्वेंस yn ले रहे हैं n में और उनका ऑर्डर्ड पेयर हम बनाएंगे xn yn, तो वो m क्रॉस n में कोसी होगा. और अगर xn yn m क्रॉस n में कोसी है तो xn और yn सेपरेटली कोसी सीक्वेंसेस होंगे. तो इसको आप प्रूफ कीजिए. तीनों में मैट्रिक आपको पता है, m क्रॉस n में मैट्रिक D है, m में मैट्रिक D1 और n में मैट्रिक D2 है. तो इस तरह से तीनों मैट्रिक का यूज करते हुए आप इफ एंड ओनली इफ कंडीशन को दिखाइए. सो दिस इज एक्सरसाइज फॉर यू. नेक्स्ट एक्सरसाइज ये है कि अ सीक्वेंस xn yn contained in m cross n converges to xy in m cross n if and only if xn, the sequence xn is converging to x and the sequence yn is converging to y.
सो ये बहुत मुश्किल नहीं है दिखाना, इसको दिखाने की कोशिश करिए। ठीक है, now the thing which we have done for product of 2, the same thing can be done for product of 3, 4 and the product of n metric spaces। यानी जो चीज हमने 2 के लिए किया वही 3 के लिए, 4 के लिए या फाइनाइट नंबर ऑफ मैट्रिक स्पेसेस के प्रोडक्ट के लिए किया जा सकता है। ठीक है, तो इस चीज का यूज करते हुए अगर हम कोई कोसी सीक्वेंस लेंगे, सपोज करिए Rn के अंदर हमने एक कोसी सीक्वेंस लिया, तो वो कोसी सीक्वेंस क्या दिखेगा? n टपल दिखेगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो हर कोऑर्डिनेट में जो पॉइंट आ रहे हैं उनसे जो सीक्वेंस बनेगा वो रिस्पेक्टिवली R के अंदर कोसी होगा, और R कंप्लीट है तो वो कोसी सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा, और इंडिविजुअली जो कोसी सीक्वेंसेस कन्वर्ज करेंगे जिस पॉइंट पे, उन पॉइंट को अगर हम इकट्ठा कर लेंगे और टपल बना लेंगे तो उस टपल पर गिवन सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा। ठीक है, चलिए, हिंट फॉर द प्रूफ दैट Rn इज कंप्लीट। जो ऊपर हमने किया अभी एक्सरसाइज में, अगर इसको हम ध्यान से देखें, सपोज x1, x2, xn let me write it like this. Suppose so I want to write n pairs. Suppose xn1, x2n up to x, let me take m here, nm. This is a sequence m is varying from 1 to infinitive. Suppose this is a cosi दिखाई नहीं दे रहा है। yes, any problem? सर जो लिख रहे हैं वो दिखाई नहीं दे रहा है। किसी को नहीं दिखाई दे रहा? दे रहा सर, दिख दे रहा रहा किसको दिखाई नहीं दे रहा है? मुझे सर। पुनीत, एक बार फिर से आप लॉग आउट, मतलब बाहर निकल के फिर से ज्वाइन करिए। मे बी सम नेटवर्क प्रॉब्लम इज देयर। ठीक है सर। एग्जिट करिए और फिर ज्वाइन करिए। देयर मे बी सम नेटवर्क प्रॉब्लम। Yes, Puneet, the problem gets solved or not? Puneet? Puneet, problem solve हुई? अच्छा चलिए, suppose this is a Cauchy sequence in Rn। तो जो ऊपर हमने एक्सरसाइज की उस हिसाब से क्या होगा? देन x1m, ये जो है सिर्फ ये एक कोऑर्डिनेट, इसको ऐसे लिख लेते हैं, x1m contained in R
is a Cauchy sequence. This is a Cauchy sequence. ठीक है, तो x1m भी होगा, x2m भी होगा और xnm भी होगा, तो इसको हम xim लिख दे रहे हैं फॉर ईच i, वेरिंग फ्रॉम 1 to n. ठीक है, और Cauchy सीक्वेंस क्या होता है? कन्वर्ज करता है R में, बिकॉज R इज ए कंप्लीट. सो xim will converge to some point and let us call that point as xi. Say means हम assume कर रहे हैं कि यहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है. Then by the above exercises which we have done, x1m से लेकर xnm, ये जो सीक्वेंस है m is varying from 1 to infinity, this will also converge to x1, x2, xn in Rn. Hence, Rn is complete. तो इस तरह से आप दिखा सकते हैं कि Rn भी कंप्लीट होगा. So Rn and Rm are examples of complete. Rn and R are examples of complete metric spaces. ठीक है, और आगे बहुत सारे मैट्रिक स्पेस आपको मिलेंगे. जब आप लोग बेनाक स्पेस पढ़ेंगे तो बेनाक स्पेस क्या होता है? नॉन लीनियर स्पेस होता है, एंड नॉन से हम मैट्रिक बना सकते हैं. हम लोग देखे हैं इसको शुरू में. तो बेनाक स्पेस जितने भी हैं वो क्या है? वो सब के सब मैट्रिक स्पेस होते हैं और वो सब कंप्लीट मैट्रिक स्पेस होते हैं. सो यू विल डू दीज थिंग्स इन द कोर्स ऑफ फंक्शन एनालिसिस. वहाँ जितने बेनाक स्पेस आपको मिलेंगे, सो यू विल गेट सेवरल एग्जांपल ऑफ कंप्लीट मैट्रिक स्पेसेस. वहाँ पे आपको बहुत सारे कंप्लीट मैट्रिक स्पेस के एग्जांपल मिलेंगे. ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं. अब हम लोग बात करते हैं कंप्लीशन ऑफ ए मैट्रिक स्पेस की. ठीक है, कंप्लीशन ऑफ ए मैट्रिक स्पेस की बात करते हैं. अगर कोई मैट्रिक स्पेस कंप्लीट नहीं है तो हम लोग उसको एक कंप्लीट मैट्रिक स्पेस के अंदर एम्बेड कर सकते हैं. एम्बेड करने का मतलब है एज ए सबसेट उसको देख सकते हैं एक कंप्लीट मैट्रिक स्पेस के अंदर. या आप ऐसे समझिए कि अगर कोई स्पेस कंप्लीट नहीं है तो उसमें हम कुछ और पॉइंट डालकर उसको एक्सटेंड कर सकते हैं और एक्सटेंड करके एक कंप्लीट मैट्रिक स्पेस बना सकते हैं. इस तरह से भी आप सोच सकते हैं. ठीक है, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कंप्लीशन ऑफ ए मैट्रिक स्पेस. इसको बोलते हैं मैट्रिक स्पेस का कंप्लीशन. तो कंप्लीशन डिफाइन करने से पहले कुछ कह रहे हैं सर, अगर दो मैट्रिक स्पेस है तो उसमें कंपोजिशन डिफाइन हो जाएगा. एक बार फिर से पूछिए. तो कह रहे हैं सर कि अगर दो मैट्रिक स्पेस है x1 एंड x2, हाँ, सेम मैट्रिक पर डिफाइन है तो कंपोजिशन डिफाइन हो जाएगा. कंपोजिशन एक प्रोडक्ट हम लोग डिफाइन कर रहे थे. प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक स्पेसेस डिफाइन कर रहे थे हम लोग. कंपोजिशन पूछ रहे हैं. कंपोजिशन क्या होगा ये पहले बताना पड़ेगा ना. सेम मैट्रिक पे है. अच्छा, एक सेकंड, हम तुम्हारे क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं पहले. 1 सेकंड. ओके पुनीत, एक हमारे पास मैट्रिक स्पेस है एक्स डी. ठीक ना, एक मैट्रिक स्पेस है हमारे पास एक्स डी. और दूसरा क्या कह रहे हैं आप बताइए. तो वाई डी वाई डी एक मैट्रिक स्पेस. ठीक है,
डी दोनों में सेम रख रहे हैं? जी, अच्छा, अब बताइए। कंपोजिशन डिफाइन हो जाएगा। कंपोजिशन डिफाइन करना है, ठीक। कंपोजिशन का क्या मतलब होता है? जैसे FOG होता है, फॉग GOF होता है वैसे। अच्छा ठीक है, देखते हैं, पहले तो इस क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग। देखो ये जो डी है वो एक मैट्रिक है, और मैट्रिक का मतलब होता है एक मैप। एक्स क्रॉस एक्स से आर में मैप है ये, और ये जो डी है वो वाई क्रॉस वाई से आर में मैप है, ठीक। अब देखो दोनों मैप का जो डोमेन है वो अलग है ना? तो इसका मतलब ये जी, दोनों अलग अलग मैप है, क्योंकि वो मैप का डोमेन ही बदल गया, यानी इनपुट जहां से दे रहे हैं वो सेट ही बदल गया। तो दोनों मैप अलग है पहले तो, इसलिए आप एक ही डी दोनों में नहीं यूज कर सकते। यू शुड राइट D1 हियर एंड यू शुड राइट D2 हियर। तो हमने एक लिख दिया D1 और एक लिख दिया D2, ठीक है। अब चलिए कंपोजिशन ऑफ मैप के कंसेप्ट को समझते हैं। अगर हमारे पास एक मैप f x से y में थी और एक मैप g y से z में थी, तब हम लोग x से y में आए और y से z में चले गए, तो उस तरह से हम लोग कंपोजिशन डिफाइन कर देते थे, यहां से सीधा यहां आते थे, यानी f अप्लाई किए और फिर g अप्लाई किए, ठीक। अब बताओ पुनीत, यहां पे कैसे हम कंपोजिशन की बात करें? इस तरह से मैप को कंबाइन करने को कंपोजिशन बोलते थे। और यहाँ पे एक मैप अगर x से y होती थी और y से z होती थी, तो हम उसको कंबाइन करके x से z चले जाते थे, और उसको हम लोग कंपोजिशन बोलते थे। यहाँ पे दो मैट्रिक स्पेस हमने लिया, xD1 एंड yD2। यहाँ पे कैसे कंपोजिशन की बात करें और उसका क्या सेंस निकलेगा? मीट्रिक बदलना पड़ेगा सर। अच्छा ठीक है, हमने मैट्रिक बदल दिया, D1 ले लिया और D2 ले लिया। अब भी हम कंपोजिशन का मतलब क्या है? टेल मी, क्या तुम सोच रहे हो वो बताओ मुझे, क्या करना चाहते हो इसमें? सर जैसे ये फॉग बना है FOG, हाँ तो इधर भी हम तो कर सकते हैं। जैसे ये x क्रॉस x to R पे मैप हुआ है, तो इधर R2 में मैप करा सकते हैं। x क्रॉस x से R में मैप है, और फिर कहाँ मैप ले जाए? मतलब उसी को हम R2 पे मैप करा सकते हैं ना। R2 पे? हाँ, अच्छा ठीक है, जी यहाँ मतलब से R2 में हमको मैप ले जानी है, तो वो मैप कैसे डिफाइन करोगे? डायरेक्ट R2 पे ही डिफाइन कर रहे हैं। R पे नहीं? नहीं, लेकिन मैट्रिक की डिफिनीशन तो R पे जाती है ना। अच्छा अच्छा, तो मैट्रिक ठीक में है। तो फिक्स है कि R पे जाना है हमको, इसलिए हम लोग R2 पे डायरेक्ट नहीं जा सकते, ओके सर। है ना? तो यहाँ पे ये चीज एज इट इज नहीं लग रही है, और ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं हो पा रहा है, तो इस चीज को आप छोड़ दीजिए, ठीक। ओके, एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? कुछ और आपके मन में हो आप पूछ सकते हैं। देखिए जब आप पूछेंगे तो क्लियरिटी बढ़ेगी, आपको क्लियरिटी बढ़ेगी, हमें भी क्लियरिटी बढ़ेगी कि यहाँ ये काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्यों कर सकते हैं, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। सो जो भी आपके मन में आ रहा है उसको आप पूछिए, विदाउट हो गया सर। एनी हेजिटेशन। किसी को भी कोई डाउट लग रहा है तो आप उसको पूछिए, आई विल ट्राई टू क्लियर इट। ठीक है, तो इसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं और फिर हम लोग नेक्स्ट टर्न पे इसके आगे करते हैं।